वीडियो व्याख्यान माला 3 भाग 1 विषय समाजशास्त्र कक्षा BA अंतिम वर्ष इकाई 5 अध्याय 2 प्रश्न पत्र समाजशास्त्री परंपरा प्रथम प्रश्न पत्र शीर्षक AR देसाई का जीवन परिचय एवं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। छात्रों, हमने पिछली व्याख्यान माला 2 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय एवं उनका सामाजिक न्याय का सिद्धांत पढ़ा और समझा था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे नंबर 1 समाजशास्त्री AR देसाई का जीवन परिचय, नंबर 2 उनकी राष्ट्रीयता की अवधारणा, नंबर 3 राष्ट्र या राष्ट्रवाद का अर्थ परिभाषाएं, नंबर 4 राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व। नंबर 1 प्रोफेसर AR देसाई का जीवन परिचय। प्रोफेसर AR देसाई का पूरा नाम अक्षय कुमार देसाई था। प्रोफेसर देसाई का जन्म 16 अप्रैल 1915 में गुजरात नाडियाद कस्बे में हुआ था। यह कस्बा बड़ौदा और अहमदाबाद के मध्य स्थित है। प्रोफेसर देसाई गुजरात के नागर ब्राह्मण परिवार में पढ़े लिखे होने के कारण अत्यंत सम्मानीय थे। गुजरात के अधिकांश ब्राह्मण उस समय शासकीय अशासकीय संस्थाओं में नौकरी कर जीवन यापन करते थे। इनके पिता श्री रमणलाल बसंतलाल देसाई बड़ौदा राज्य के अधिकारी थे। उन्हें राजकीय दौरा करना पड़ता था। तब इनके साथ इनके पुत्र प्रोफेसर AR देसाई को ग्रामीण त्रासदी को निकट से देखने का समझने का अवसर प्राप्त हुआ। छात्राओं, इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि कोई भी बुद्धिजीवी जब बचपन से ही किसी क्षेत्र का, किसी व्यवस्था का, किसी संस्कृति का अवलोकन करता है तो उसके दिमाग में एक आकार या स्वरूप अंकित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से AR देसाई ने बचपन में गांव का दृश्य देखा था और उस समय गांव का जो स्वरूप था अत्यधिक संकट में था। गांव में गरीबी थी, बेकारी थी, बेरोजगारी थी, साथ में बीमारी थी, गंदगी थी और इस प्रकार से गांव का जीवन बहुत अभाव में गुजरता था। उस समय कोई महामारी यदि हो जाए तो उनका जीवन और भी बहुत कठोर हो जाता था। वह दृश्य AR देसाई ने देखा और उस समय जातिवाद भी चरम सीमा पर था। तो इन सारे दृश्यों को देखने के पश्चात राष्ट्रवाद की कल्पना AR देसाई के मन में हुई। उनका विद्यार्थी जीवन। प्रोफेसर AR देसाई की प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान नाडियाड में हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने प्रोफेसर GS घुरिये के निर्देशन में मुंबई विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में छात्र आंदोलनों में बढ़ चढ़कर सहभागिता करते थे एवं इस कार्य में सहभागिता के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। प्रोफेसर AR देसाई ने प्रोफेसर घुरिये के साथ मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य किया। प्रोफेसर AR देसाई जीवन पर्यंत एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करते रहे। उनका दर्शन व्यवहारिक जीवन से संबंधित था। सन 1994 में प्रोफेसर AR देसाई का निधन हो गया। राष्ट्रीयता की अवधारणा, राष्ट्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा। छात्राओं, राष्ट्रवाद की जो कल्पना थी ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रारंभ हुआ। चूंकि 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और उस समय भारत जो है कई प्रदेशों में बटा हुआ था और कई भाषाओं में बटा हुआ था। उस समय भाषा, क्षेत्रीयता, संप्रदाय के आधार पर नितांत एकता की कमी थी और भारत के राष्ट्र की प्रकृति को महात्मा गांधी ने समझा, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने समझा, अन्य महापुरुषों ने समझा
और भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी सभी ने समझा और राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी अवधारणा बनी और राष्ट्रीय एकता पर चिंतन महत्वपूर्ण हुआ। उस समय के जो A.R. देसाई थे, समाजशास्त्री थे, उन्होंने राष्ट्रवाद की कल्पना की, परंतु राष्ट्रीयता की अवधारणा को समझने से पहले गिलक्राइस्ट की परिभाषा को समझना उचित होगा। गिलक्राइस्ट ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावना है जिसकी उत्पत्ति उन लोगों में होती है जो साधारण एक ही प्रजाति के होते हैं, जो एक ही भूभाग में रहते हैं, जिनकी एक भाषा, एक धर्म, एक इतिहास, समान परंपराएं एवं सामान्य हित होते हैं तथा राजनीतिक एकता के समान आदर्श हों। गिलक्राइस्ट ने जो परिभाषा बताई है, जिसमें उन्होंने एक ही भूभाग कहा है, एक ही भाषा कहा है, एक ही धर्म कहा है, और ये तीनों बिंदु जो हैं भारत के संदर्भ में अपवाद हैं, क्योंकि भारत में जो भाषाई विविधता है वो किसी से अपरिचित नहीं है या धार्मिक विविधता भी किसी से अपरिचित नहीं है। और इस प्रकार से परिभाषा में जो शर्तें बताई गई हैं वो चीजें भारत में मौजूद हैं, लेकिन भारत की जो राष्ट्र के जो तत्व हैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र के प्रमुख तत्व। राष्ट्र के प्रमुख तत्व में प्रथम या पहला तत्व है भौगोलिक एकता। छात्राओं, भारत का मैप देखकर आपको ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है या भौगोलिक एकता है प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। जैसे पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक दृष्टि से भारत सुरक्षित है और आसानी से कोई भी विदेशी यहाँ आक्रमण नहीं कर सकता, और सुरक्षा की दृष्टि से जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही अनुकूल है। किंतु यदि हम भारत के अंदर देखते हैं तो भारत भूमि में कई विषमता हमको देखने को मिलती है। जैसे पूरब में जो पहाड़ी प्रदेश हैं ये घाटियों में बसी हुई हैं, यहाँ खेती के लिए समतल जमीन नहीं है, ना ही यहाँ कोई कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं, आवागमन के सुलभ साधन उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार से यहाँ की जो संस्कृति है, वेशभूषा है, भारत के अन्य क्षेत्र से भिन्न है। इसी प्रकार से राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा रेगिस्तान है, वहाँ पे भी खेती संभव नहीं है, और पंजाब जो है वो खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा। कश्मीर सेब फल के लिए प्रसिद्ध है, और इस प्रकार से कश्मीर का जो वातावरण है और क्षेत्रफल है वह अन्य प्रदेशों से भिन्न है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत पूरे भारत से हर मामले में भिन्न है, वेशभूषा, भोजन, उपासना पद्धति, और भिन्न होते हुए भी हमें भारत भूमि में एकता दिखाई देती है। छात्राओं, राष्ट्रीय एकता के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है नस्ल या प्रजाति एकता। प्रजाति एकता क्या है, इसको समझने से पहले हम प्रजाति की अवधारणा को समझ लें। प्रजाति अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है, ये जैव की अवधारणा है, और मानव शास्त्रियों ने इसकी कल्पना की, इसका प्रतिपादन किया, और विश्व के समस्त मानव समूह को 3 समूह में या 3 भागों में बांटा गया: पीली प्रजाति, गोरी प्रजाति और अश्वेत प्रजाति। पीली प्रजाति में जो चित्र दिख रहे हैं वो हैं शी केकियांग, चीन के प्रधानमंत्री। इसी प्रकार जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, इन दोनों की जो प्रतिछाया है या चित्र है, इससे मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि इनके जैसे रूप रंग वाले जितने भी मानव हैं उनको पीली प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। इसके पश्चात दूसरे क्रम में गोरी प्रजाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जोहन्स। इसी प्रकार से वहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ,
उनका चित्र अपने को दिखाई दे रहा है। और ये दोनों ही व्यक्ति गोरी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी यूरोप में जो गोरे लोग हैं उनको जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या मानव शास्त्री हैं, गोरी प्रजाति की श्रेणी में उन्होंने रखा है। इसके पश्चात तीसरे क्रम में अश्वेत प्रजाति है, जिसको अंग्रेजी में निग्रिटो प्रजाति कहा जाता है, और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इस श्रेणी में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला चित्र में दिख रहे हैं। साथ ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो नागरिक अधिकारों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था अमेरिका में और वहां के अश्वेतों को नागरिक अधिकार प्रदान करवाए थे, ये दोनों जो महानुभाव हैं ये अश्वेत प्रजाति की प्रतिनिधि कर रहे हैं। इनके जो रंग रूप है, उनकी जो पर्सनालिटी है, इसके आधार पर आप मान सकते हैं कि अश्वेत प्रजाति में इन लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इस संदर्भ में भारत अपवाद है। भारत के संदर्भ में कहावत है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। छात्राओं, आप कल्पना कीजिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, दिल्ली और श्रीनगर के लोग हैं या पंजाब के लोग हैं, उनकी सूरत शक्ल जो है, उनके शरीर त्वचा का रंग है, उनकी ऊंचाई है, ये सब कुछ गोरी प्रजाति से मिलती जुलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में वो गोरी प्रजाति का भी प्रतिनिधित्व है। इसी प्रकार से पीली प्रजाति के रंग रूप वाले हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, असम में देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के लोग पीली प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। छात्राओं, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, जैसे तमिल हैं या मलयाली हैं, मलयालम भाषा होती है, उस भाषा को बोलने वाले को मलयाली कहते हैं। दक्षिण भारत की कल्पना कीजिए, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, उनका जो रूप रंग है या उनका जो व्यक्तित्व है, शारीरिक बनावट है, बालों की बनावट है, वो अश्वेत प्रजाति से मिलती जुलती है। इसलिए भारत को कहा जाता है भारत प्रजातियों का अजायब घर है। यानी कि राष्ट्र की जो ये विशेषता है या तत्व है, नस्ल या प्रजाति की एकता, भारत के संदर्भ में अपवाद है। छात्राओं, इस संदर्भ में आवश्यक बात यह है कि भारत में प्रजाति को लेकर कभी संघर्ष नहीं हुआ, किंतु भारत में जातिवाद चरम सीमा पर है और जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, इन भावनाओं के कारण भारत में राष्ट्रीय एकता को हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि इन धारणाओं को हम समझें और इन बातों से होने वाले विवादों से बचें और लोगों को बचाएं। अर्थात राष्ट्र की एकता के लिए प्रजाति एकता और जाति एकता आवश्यक है। राष्ट्र की प्रगति तभी संभव होगी जब हम जातिगत भावनाओं से परे रहें। छात्राओं, राष्ट्र की एकता या राष्ट्रीयता का जो तीसरा तत्व है वो है भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं में एकता। छात्राओं, भारत को कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता का प्रतिनिधि है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक बोलियां बोली जाती हैं, अनेक संस्कृति के लोग निवासरत हैं और अनेक वेशभूषा अपनाते हैं, अनेक व्यंजन का सेवन करते हैं। और इस प्रकार से चित्र में दिख रहा है, जैसे असम का बिहू नृत्य आप चित्र क्रमांक 1 में देख रहे हैं। गुजरात में डांडिया नृत्य होता है और ये भी चित्र क्रमांक 2 में आप देख रहे हैं। तीसरा जो चित्र है ये पंजाब का है, यहाँ की वेशभूषा भी देखिए। इन दोनों चित्र से भिन्न चित्र हमको भांगड़ा नृत्य करते हुए जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। केरल की वेशभूषा भी देखिए। इस नृत्य के माध्यम से केरल का नृत्य और उनकी वेशभूषा इनसे भिन्न है। छात्राओं, वैसे हमारे पूरे भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा देखने को मिलती है, लेकिन इन वेशभूषा को लेके, इन उत्सवों को लेके कोई विवाद, कोई घृणात्मक संघर्ष नहीं होते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान भी करते हैं और 26 जनवरी
2 अक्टूबर, 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर शैक्षणिक संस्थाओं में और सार्वजनिक स्थान में जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हैं तो गर्व के साथ हम भारत के हर क्षेत्र की संस्कृति की कला का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से भारत की राष्ट्रीय एकता भाषा, संस्कृति एवं परंपरा में एकता पर बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अनेकता में एकता के रूप में बंधा हुआ है। और विभिन्न संस्कृति होते हुए भी भारत की राष्ट्रीय एकता हमको दिखाई देती है। और संस्कृति जो है समाज का एक आवश्यक अंग है। संस्कृति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता और हमारी संस्कृति भिन्न भिन्न प्रकार के हमें देखने को मिल रही है। अगला जो बिंदु है राष्ट्र की एकता का, वो है धार्मिक एकता। इस तत्व के सामने आप धार्मिक चित्र देख रहे हैं, धर्म स्थल के चित्र देख रहे हैं, जिसमें स्वर्ण मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजाघर ये आप देख रहे हैं। और सोमनाथ का मंदिर चित्र क्रमांक 1 में दिख रहा है। हमारे देश में धार्मिक विविधता है और धार्मिक विविधता के कारण यद्यपि हमें बहुत क्षति उठानी पड़ी। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने भी कहा कि धार्मिक विविधता या सांप्रदायिक मतभेद भारत के लिए अभिशाप है और इसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन देखने को मिला। तो राष्ट्र की एकता के लिए धार्मिक वैरभाव एक खतरा है और धर्म का जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण है। मानव प्राणियों के प्रति दया की भावना होना चाहिए और धर्म जो है अपने मूल रूप से हट रहा है। इस संदर्भ में भी बुद्धिजीवियों को, विद्यार्थियों को समझना चाहिए, धर्म की जो सच्ची शिक्षा है उसे ग्रहण करना चाहिए और धर्म को राष्ट्र की एकता में बाधक नहीं होने देना चाहिए। राष्ट्र का जो 5वां तत्व है वो है सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। छात्र छात्राओं, भारत में 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। यद्यपि भारत में अंग्रेज व्यापार करने की दृष्टि से आए थे और 1608 में सबसे पहले वो सूरत में आए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया और इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और धीरे धीरे यहाँ उन्होंने शासन भी किया, हमको गुलाम बनाया। उस समय के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने अंग्रेज के जो स्वभाव था या उनका जो शासन करने की नीतियां थी उनसे वो परिचित हुए और हमारे जो बुद्धिजीवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, वो इस बात को समझने लग गए कि अंग्रेज हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमको गुलाम बना रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार भी कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को भी नष्ट कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर रहे हैं। और इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना उस समय उत्पन्न हुई जब अंग्रेजों ने यहाँ पे धीरे धीरे हमारा शोषण प्रारंभ कर दिया और हमारी संस्कृति को बदलने का प्रयास किया। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में हमें पूरे 200 साल लगे, पूरे 100 साल लगे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उस स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेज भारतीयों से ज्यादा रुष्ट हो गए, इसलिए उन्हें दमनकारी नीति अपनाई और उस दमनकारी नीति का मुकाबला करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी संपूर्ण भारत का भ्रमण किए और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने आम पब्लिक को एकत्रित किया, उनको एक मंच में खड़ा किया और उनको राष्ट्र की शिक्षा दी। उस दौरान चूंकि अलग अलग विचारधारा के लोग थे, कुछ समाजवादी थे, कुछ साम्यवादी थे, कुछ पूंजीवादी थे और कुछ प्रजातंत्र पर विश्वास करने वाले थे। तो इस प्रकार से राष्ट्र की जो परिभाषा है, राष्ट्र के जो आवश्यक तत्व हैं, उसमें एक बिंदु है सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। जिस देश में सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं वो राष्ट्र स्थिर होता है
और भारत बहुत संघर्ष के पश्चात आज़ादी प्राप्त की और भारत में भी सामान्य आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया और हम मान सकते हैं कि भारत की राष्ट्र की एकता का ये सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। इसके पश्चात जो छठवां बिंदु है सामान्य हित। साक्षात्राव राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण तत्व है वो यही है, क्योंकि राष्ट्र में हर प्रकार के लोग निवासरत होते हैं, उसमें गरीब भी होते हैं, किसान भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं और पूंजीपति भी होते हैं, परंतु पूंजीपतियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर तकलीफ है तो गरीबों को है, बेरोजगारों को है और इस प्रकार से जो दबले कुचले लोग हैं उनका उत्थान, उनका कल्याण करना राष्ट्र का कर्तव्य है। और जिस देश में समाज के प्रत्येक प्रतिनिधि का ध्यान रखा जाता है उस देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा था कि सर्वोदय की अवधारणा के द्वारा हम राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और उसको हम मौलिक अधिकार प्रदान कर सकते हैं और उसको एक आदर्श जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में जर्मन, इटालियन तथा फ्रेंच लोग रहते हैं, परंतु काफी समय से एक ही शासन के अधीन रहने के कारण उनकी राष्ट्रीयता का विकास हो सका था। वे अब अपने को जर्मन, फ्रेंच या इटालियन नहीं कहकर स्विस कहते हैं। इस कथन के पीछे यही निर्देश है या सारांश है, इस कथन का सारांश है कि किसी भी राष्ट्र में विभिन्न धर्म के लोग हो सकते हैं, विभिन्न प्रजाति के लोग हो सकते हैं, विभिन्न भाषा के लोग हो सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ की सरकार निष्पक्ष रूप से सभी आम पब्लिक का ध्यान रखे, उनका कल्याण करे, उनको समान अवसर प्रदान करे, तो राष्ट्र की एकता अक्षुण्ण बनी रह सकती है। प्रस्तुत व्याख्यानमाला के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण प्रोफेसर A.R. देसाई द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता का वर्गीकरण, वस्तुनिष्ठ एवं सत्य असत्य कथन व्याख्यान के अगले भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।